साइबर अलर्ट के प्रायोजक हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें। इस बार होगी बात डिजिटल एडिक्शन की, फिर चाहे वो गेमिंग हो या फिर सोशल मीडिया। क्या कदम उठाने चाहिए? क्यों है मसला इतना गंभीर? किसी भी चीज की जिसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ती है और उसमें एडिक्टिव पोटेंशियल है, कुछ ऐसे गेम स्पेशली बनाए जाते हैं जो बच्चों को स्टिमुलेट करते हैं। इन माय पर्सपेक्टिव गेमिंग बहुत असर डालती है अगर आप एडिक्टिव हो जाते हैं। बच्चे को कभी भी ये डर नहीं लगना चाहिए कि अगर मैं अपने पेरेंट्स से कुछ बोलूंगी दे वोंट एक्सेप्ट मी। दैट फियर ऑफ जजमेंट शुड नेवर बी देयर। नमस्कार, आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। और आज बहुत दुखी मन से आपके सामने आई हूं क्योंकि खबर ही ऐसी है जिसने सभी को झकझोर दिया है। गाजियाबाद में 3 सगी बहनों ने मौत को गले लगा लिया, जिसका कारण ऑनलाइन गेमिंग को बताया जा रहा है। 12, 14 और 16 वर्ष की उम्र। इनकी तस्वीरें देखकर भी दुख और गहरा हो गया। पूरी जिंदगी थी इनके सामने, लेकिन मंगलवार रात लगभग 2 बजे तीनों ने एक साथ 9वीं मंजिल से छलांग लगाकर जान दे दी। पुलिस को मिला सुसाइड नोट जिस पर लिखा था, सॉरी पापा। तो आज पता लगा कि वो टास्क चल रहा था कि वो उसमें एक ग्रुप बनी हुई थी कि जी मैं एक सीनियर हूँ, वो उसके ऑर्डर मान रहे थे। मैं सोच रहा गेम खेल रहे हैं जी कोई। मुझे नहीं पता था कि ये इसमें ऐसा टास्क भी है कि खुदवाने का टास्क है। मुझे पता होती जी कौन बाप अपने बच्चे को मरने देगा, सब बताओ। वो बाहर वाले रूम में सो रहा था, मेरी वाइफ अंदर वाले रूम में सो रही थी और उन्होंने यहाँ से आके पानी पीने के बहाने जंप लगा दिया। सुसाइड नोट में जो अभी तथ्य सामने आ रहे हैं उसमें यही है कि वो जो कोरियन कल्चर है उससे ज़्यादा प्रभावित थी। जब उनको इससे रोका गया वो उससे परेशान थी और इसी की वजह से उन्होंने ये स्टेप उठाया है। इस मामले में कारण कोई और भी बाद में सामने आ सकते हैं, लेकिन इस केस में स्कूल छूट गया, दोस्त थे नहीं, बस ऑनलाइन गेम की दुनिया में ही ये रहती थी। स्कूल पहले ही पेरेंट्स को सावधान भी कर चुका था। परिवार ने जब इन्हें खेलने से मना किया, इनका मोबाइल फोन ले लिया गया, तो तीनों ने ये खतरनाक कदम उठा लिया। इस घटना से उठ रहा है बड़ा सवाल कि बच्चे, किशोर असल जिंदगी में क्यों ऑनलाइन दुनिया को ही जीने का सहारा मानने लगे हैं। इसे समझने के लिए जरा इस कोरियन लवर गेम को अवश्य समझें। ये कोरियन लवर गेम एक टास्क आधारित ऑनलाइन रोमांटिक सिमुलेशन गेम है। ये कोरियन कल्चर, कोरियन ड्रामा, कोरियन पॉप से प्रेरित एक चैट स्टाइल गेम है जहां खिलाड़ी अपने वर्चुअल कोरियन पार्टनर से इमोशनल जुड़ाव बनाता है। ये काम ऐसे करता है कि शुरुआत में खिलाड़ी को एक वर्चुअल लवर मिलता है जो प्यार भरे मैसेजेस, चैट्स और डायलॉग्स भेजता है। हल्के टास्क करने को कहता है, जैसे समय पर चैट करो, फोटोज शेयर करो, दिन भर क्या किया ये भी बताओ। लेकिन धीरे धीरे टास्क मुश्किल होते जाते हैं, जैसे निजी बातें शेयर करना, दोस्तों परिवारों से दूरी बनाना, कम सोना, और इमोशनल दबाव डाला जाता है कि टास्क नहीं करोगे तो रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन बाद के चरणों में तो और खतरनाक टास्क दिए जाते हैं, जैसे खुद को नुकसान पहुंचाना या फिर आत्महत्या। आपको याद है ब्लू व्हेल गेम? बस वैसे ही। और बच्चे वर्चुअल दुनिया को ही असली मान लेते हैं। समस्या यह है कि इस तरह के गेम एडिक्शन पैदा करते हैं, मेंटल हेल्थ बिगाड़ते हैं और जानलेवा बन जाते हैं। आज शायद हर पेरेंट को इस सवाल पर अवश्य गौर करना चाहिए कि क्या आपका बच्चा भी डिजिटल दुनिया की गिरफ्त में आ रहा है और अपना अधिकतर समय स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग में बिता रहा है। क्या आपको ये संकेत मिल रहा है कि इसका असर उसकी मेंटल हेल्थ, उसके बिहेवियर, उसकी पढ़ाई पर पड़ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल कि इससे अपने बच्चों को बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? अब कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगी। ई गेमिंग फेडरेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 40 करोड़ से अधिक गेमर्स हैं
जिनमें से 70% की उम्र 24 वर्ष से कम है। इनमें 15 से 20% गेमर्स को ऑनलाइन गेमिंग की लत है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑनलाइन गेमिंग में 16 से 24 वर्ष की उम्र के युवाओं की लगभग 83% भागीदारी है। साइबर मीडिया रिसर्च के एक सर्वे में पाया गया कि जनरेशन जी यानी 13 से 28 वर्ष के 74% उपयोगकर्ता हर सप्ताह कम से कम 6 घंटे स्मार्टफोन पर गेमिंग करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने गेमिंग डिसऑर्डर को मानसिक बीमारी माना है। भारत में 3.5% किशोरों में इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर देखा गया है, जो वैश्विक औसत से अधिक है। निम्हांस बेंगलुरु की रिपोर्ट है कि 2014 में जहां हर हफ्ते 3-4 मरीज ही गेमिंग की लत के आते थे, अब ये संख्या बढ़कर 20-22 मरीज प्रति सप्ताह हो गई है और अब तो ये आंकड़ा और बढ़ गया होगा। 2024 में गुजरात के सौराष्ट्र में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि कॉलेज के स्टूडेंट्स में गेमिंग डिसऑर्डर की दर 5.3% थी, लेकिन लगभग 47% में डिसऑर्डर की संभावना देखी गई। यानी जो छात्र प्रतिदिन 2 घंटे से अधिक समय गेमिंग में बिताते थे, उनमें ये गेमिंग डिसऑर्डर के लक्षण अधिक थे। यानी अगर आप 2 घंटे से अधिक गेमिंग करते हो तो ये लत बनने के लक्षण हैं, सावधान हो जाएं। वैसे WHO के अनुसार यदि आप गेमिंग की आदत को कंट्रोल नहीं कर पाते और अन्य महत्वपूर्ण कामों को छोड़कर गेमिंग को ही महत्व देते हैं, नेगेटिव रिजल्ट्स के बावजूद गेमिंग जारी रखते हैं और ये सिलसिला 12 महीनों तक बना रहता है, तो मान लीजिए कि आपको मदद की जरूरत है। आपको गेमिंग की लत है, जो नशे की आदत के समान ही है। इसे स्वीकार करना पहला कदम है, जिसके बाद काउंसलिंग, ग्रुप थेरेपी से लेकर आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। इन ऑनलाइन गेम से दिमाग पर भी असर पड़ता है। अब जरा इसी रिपोर्ट को देखिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिपोर्ट कहती है कि अत्यधिक गेमिंग की लत ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को प्रभावित करती है। कुछ केसेस में गेम हारने पर या फिर पेरेंट्स के द्वारा मोबाइल छीनने पर युवाओं ने खुद को चोट पहुंचाई, यहां तक कि आत्महत्या भी कर ली। ऑनलाइन गेम्स को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि इसे लोग बार बार खेलें। रिवॉर्ड सिस्टम, सोशल कनेक्शन दिमाग में डोपामिन केमिकल रिलीज करते हैं, जिससे खेलने की इच्छा और बढ़ जाती है। पर लगातार गेम खेलने से दिमाग को इसकी आदत हो जाती है और बिना खेले फिर व्यक्ति बेचैन, चिड़चिड़ा महसूस करता है। इसी तरह सोशल मीडिया की लत भी सामाजिक और मानसिक सेहत बिगाड़ रही है। सोशल मीडिया कंपनियों पर इसे लेकर आरोप लगते रहते हैं, हालांकि वे इसे नकारती हैं। मेटा ने 2020 में प्रोजेक्ट मरकरी शुरू किया। ये एक आंतरिक अध्ययन था, ये परखने के लिए कि अगर लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कुछ समय के लिए बंद कर दें तो उनके मानसिक स्वास्थ्य पर, अकेलेपन, चिंता आदि पर क्या असर होगा। अध्ययन में पाया गया कि कई मामलों में यूजर्स के द्वारा सिर्फ 7 दिनों के लिए प्लेटफॉर्म बंद करने पर कम डिप्रेशन, कम चिंता, कम अकेलापन और कम सोशल कंपैरिजन जैसे परिणाम सामने आए। इसे लेकर अमेरिका में कुछ लॉसूट्स दायर किए गए, जिनमें दावा है कि मेटा ने जानबूझकर उन रिपोर्ट्स को दबाया जो दिखा रहे थे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम का उपयोग यूजर्स की मेंटल हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है। हालांकि मेटा का कहना था कि वो तो एक पायलट स्टडी थी, मेथोडोलॉजी सही नहीं थी और इसीलिए आगे की रिसर्च बंद कर दी गई। लेकिन अमेरिका में ही अब 19 वर्षीय युवक की मां ने आरोप लगाया है कि ये कंपनियां इस तरह का कंटेंट तैयार करती हैं कि इससे बच्चों को लत लग जाए, जिससे उनकी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है। इस पर अब अदालत में सुनवाई हो रही है, लेकिन इसके दुष्प्रभावों को देखते हुए ही ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष तो फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के किशोरों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है। मलेशिया ने भी 16 वर्ष से कम उम्र के यूजर्स पर बैन की घोषणा की है। यूरोपीय संसद ने नवंबर 2025 में 16 वर्ष की उम्र सीमा की सिफारिश की थी, पर यह बाध्यकारी नहीं थी। और भारत में हमारे युवा इसे लेकर यानी डिजिटल एडिक्शन को लेकर क्या सोचते हैं, आइए जानते हैं इन्हीं युवाओं से। आज हम जानेंगे हमारे युवा वर्ग से कि सोशल मीडिया और गेम्स उनके ज़िंदगी पर क्या असर डाल रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया और जो गेमिंग है आजकल के टाइम पे एक लत जैसा बन चुका है, जो कि छूट ही नहीं रही है बहुत से लोगों में। सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े बूढ़े सब इसका शिकार हो चुके हैं। समटाइम्स हमारे फ़ोन में कोई काम नहीं होता, ना ही कोई नोटिफिकेशन आई होती है, कुछ नहीं होता, लेकिन स्टिल हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं। हमारे सुबह उठने से लेके रात को सोने तक हमारे हाथ में सिर्फ हमारा फ़ोन ही रहता है
और बहुत से लोगों का तो काम ही लैपटॉप वगैरह पे होता है, तो बहुत ज़्यादा ही सोशल मीडिया ने हमारे लाइफ में इम्पैक्ट डाल दिया। अब ऐसा लगता है कि उसके बिना तो लाइक पॉसिबल ही नहीं है। मैं सुबह उठती हूँ तो मेरा पहला जो मॉर्निंग रूटीन होता है वो फ़ोन उठाना होता है, तो विच इज़ वेरी बैड। बट मेरे इस आदत को मैं कम करने के लिए मैं और भी टेक्निक्स यूज़ करती हूँ, बट एट द एंड मैं उसी पे वापस आ जाती हूँ। स्कूल टाइम में मैं 2 to 5 आवर बहुत एडिक्टिव था। इवन मेरे मेंटल हेल्थ और एग्ज़ाम वगैरह बहुत लॉस में चला था। तो इसको ओवरकम करने में टाइम तो लगता है, पर आप ओवरकम कर सकते हैं। रील स्क्रॉल एंड ये सब में टाइम जाता ही है, तो मैं इस चीज़ के लिए ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। अपने फ्रेंड सर्कल में रहता हूँ एंड फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, जिससे मेरे को फ़ोन का माइंड में आता ही नहीं है। जब मैं अपना गेम में बहुत एडिक्टेड हो चुका, तब वो क्लास एक ऐसी होती है जहाँ पे सारे बच्चे पूरे दिन रात पढ़ाई करते हैं, लेकिन मेरे साथ उल्टा सीन रहता था। मैं पूरी रात भर गेम्स खेलता था और पूरे दिन सिर्फ सोता था। ठीक है, अब इस चक्कर में मेरे 12th में सारे रिजल्ट्स भी गिरे हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपने क्या चीज़ें अपनाई? देखो, सबसे पहले मैंने सोशलाइज़ करना स्टार्ट करा। ठीक है, उसके बाद रात को जैसे अपना डिनर वगैरह करते हैं तो ओनली विद फैमिली। ठीक है, सुबह जल्दी उठना शुरू करा मैंने। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे लाइक गेम का एडिक्शन बिल्कुल ख़त्म हो चुका था मेरा। आज के समय में सोशल मीडिया और गेम्स, इसका सबसे बड़ा प्रभाव हमारे युवा वर्ग पे पड़ता जा रहा है। वो दिन रात सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, गेम्स यूज़ कर रहे हैं, और इन सब से उनके ज़िंदगी को और उनके जो दिनचर्या है उन पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। वाकई दिल छूने के साथ साथ सोचने पर मजबूर कर रहे हैं हमारे युवाओं के ये विचार। कार्यक्रम में आगे ये बात जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें साइबर अलर्ट। अरे ये पार्सल मेरा नहीं है सर। पुलिस वाले को झूठ बोलता है। अब तुझे पुलिस स्टेशन भी आना पड़ेगा और उसके बाद जेल। मैं एक स्कैमर हूँ, आज मैं पुलिस वाला बना और ये है मेरा शिकार। मैंने फोन करके कड़क आवाज में सिर्फ इतना कहा कि आपके बेटे के पार्सल में ड्रग्स मिली है, बस इतने में डर गए और इनको कर लिया डिजिटल अरेस्ट। सर ऐसा मत करिए प्लीज सर। या तो जेल जाओ या पैसे दो। अच्छा है ना आइडिया और सेटअप? आइडिया बुरा भी है और पुराना भी। अब इंडिया जानता है कि स्कैम कॉल्स में कभी ड्रग्स, कभी किडनैपिंग की झूठी कहानियां बनाकर पैसे लूटते हो। स्कैमर्स के घिसे पिटे तरीकों को मत दो टेंशन। इंडिया स्टॉप, थिंक देन टेक एक्शन। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट। सोशल मीडिया की लत का मुद्दा संसद में भी गूंजा है, और जब 29 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया तो पहली बार सरकार ने बच्चों और युवाओं में बढ़ती डिजिटल एडिक्शन को न सिर्फ सामाजिक बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और मेंटल हेल्थ के लिए भी खतरा बताया। यहां तक कहा गया कि आने वाले समय में इसका असर देश की जीडीपी पर पड़ सकता है। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि देश को अब डिजिटल वेलबींग पर भी पॉलिसी बनानी होगी। साथ ही डिजिटल एडिक्शन से निपटने के लिए सरकार को और समाज को कई सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे स्टूडेंट्स को स्मार्टफोन की जगह साधारण फोन देना, सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के लिए उम्र सीमा तय करना, स्कूलों में साइबर सेफ्टी और डिजिटल लिटरेसी की पढ़ाई करना, बच्चों का स्क्रीन टाइम कंट्रोल करना, फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ावा देना, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही को सुनिश्चित करना, और ऑनलाइन क्लासेस कम हो, यानी जब जरूरत हो सिर्फ तभी ऑनलाइन क्लासेस आयोजित हो। इस मसले पर बात करना और इसे लेकर साइबर अलर्ट करना बहुत आवश्यक है। कार्यक्रम में यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे दो एक्सपर्ट्स जो करेंगे इसी मसले पर हमसे बात। आप देखते रहें साइबर अलर्ट। हेलो, नमस्कार विधायक जी, हम पैसा बढ़ाओ इन्वेस्टमेंट बैंक से बात कर रहे हैं। हम आपके पैसे 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। आपको ग्रुप पे ऐड करके प्रूफ भी भेजा है, आप देखिएगा। तुम तो कमाल के आदमी हो यार, हमारा भी पैसा बढ़ा दो। सर ग्रुप पे जैसा बोला जाए बस वैसा करते जाइए। अच्छा, ये तो बहुत। चिंता मत करो, जिस नंबर से तुम कॉल कर रहे हो ना, पुलिस 2 मिनट में उसको देख करके ट्रेस करके पकड़ लेगी तुमको और अंदर।
चोरी का कर दिया महाराज। आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को ये बिल्कुल फर्जी इन्वेस्टमेंट ग्रुप का सदस्य बना करके आपको फंसा रहा है। हमको चूना लगा रहा है। बिल्कुल, आप भी कभी भी किसी अनजान सोशल मीडिया इन्वेस्टमेंट ग्रुप में बिल्कुल न जुड़े। और यदि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हो तो हमेशा सेबी अप्रूव्ड ऐप से ही करें। आपके लालच को बनाकर हथियार साइबर अपराधी करते हैं आप परवार। शिकार होने पर ये नंबर पे फोन कीजिए 1930 या फिर ये जो वेबसाइट दिया है ना नीचे www.cybercrime.gov.in आपकी स्क्रीन पर, वहाँ शिकायत जो है आप दर्ज करें। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट, जिसमें अब हमारे साथ जुड़ गए हैं विशेष मेहमान। हमारे साथ हैं इस वक्त डॉक्टर नेहा शर्मा, जो नोएडा के एपीजे स्कूल की प्रिंसिपल हैं। स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर लोकेश सिंह शेखावत भी जुड़ गए हैं, जो साइकाइट्री प्रोफेसर हैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से। डॉक्टर साहब, आपका भी स्वागत करते हैं। मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये बात जानना चाहूँगी, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो डिजिटल एडिक्शन की बात की जाती है ना, आपके सामने तो एक बहुत बड़ी समस्या होगी। बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स ये समस्या लेकर आते होंगे, तो किस तरह के मामले आपके सामने आते हैं? देखिए, अगर मैं बात करूं तो मैं थोड़ा जनरल बात करूं, क्योंकि ये सिर्फ एक स्कूल की समस्या नहीं है, लगभग सारे स्कूल्स की समस्या है। और हम लोग आपस में शेयर भी करते हैं कि भाई हमारे यहाँ ये परेशानी हुई, आपके यहाँ वो परेशानी हुई। तो इस तरह से जैसे कहीं एक मेरे को सुनने में आया कि एक बच्चा लंबे समय तक स्कूल नहीं गया। स्कूल ने कांटेक्ट करने की कोशिश की, होम विजिट की, पता चला कि वो बच्चा रात भर मोबाइल से खेल रहा है, मोबाइल में गेम खेल रहा है। और माताजी पिताजी को ये लग रहा है कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है। अब सुबह ऐसा होता था कि बच्चे का शरीर साथ नहीं देता था, वो उठ नहीं पाता था। दोनों पेरेंट्स वर्किंग थे, वो काम पर चले जाते थे बच्चे को उठा के कि बेटा उठ जाओ, स्कूल जाना है। अब उनको जल्दी निकलना होता था, बच्चा उठ के स्कूल नहीं आता था। और ये चीज़ जो थी उस बच्चे के साथ साल भर के ऊपर तक चली। स्कूल लगातार पेरेंट्स को बोलता रहा, कांटेक्ट में रहता रहा कि भाई आप बताइए कि भाई किस तरीके से हम मदद कर सकते हैं। जो भी पढ़ाई में मदद हो सकती थी स्कूल की तरफ से गई, पर माताजी पिताजी, उसके पेरेंट्स ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि बच्चे को किसी तरह से मदद की ज़रूरत है। फिर अल्टीमेटली यही हुआ कि उस बच्चे की पढ़ाई छूट गई। और ये तब की बात है जबकि उनकी मदर खुद एक टीचर थी, उनके सामने सब कुछ हो रहा था। और सबसे ज़्यादा सैड पार्ट ये है कि वो खुद अपने बच्चे की मदद नहीं कर पाए। अविश्वसनीय लगता है ये सुनने में ही, अविश्वसनीय लगता है। डॉक्टर शेखावत, हम जब ये बात करते हैं कि हमको मेडिकल हेल्प चाहिए, हमारे भारतीय समाज में एक नकारात्मक सोच लेकर चलते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाएं, पागल थोड़ी ना है। लेकिन जो डिजिटल एडिक्शन है, आपको लगता है कि अब पेरेंट्स रियलाइज कर रहे हैं कि डॉक्टरी सहायता जब जहाँ चाहिए वो लेनी ज़रूरी है? नहीं, अब पेरेंट्स को लगने लगा है। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और जब से कोविड आया उसके बाद से तो ये बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि बच्चों को फ़ोन दिए गए थे वो क्लासेस लेने के लिए, और उसके बाद से उनको एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई। और ये देखा जाता है कि किसी भी चीज़ की जिसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ती है और उसमें एडिक्टिव पोटेंशियल है, वो फिर धीरे धीरे उसके आदी हो जाते हैं। हमने देखा है कि ऑलमोस्ट एवरी एडल्ट जो आता है उसको हमें एजुकेट करना पड़ता है कि आपको मोबाइल यूज़ नहीं करना है। एंड ऑल ऑफ देम, लगभग सभी लोग ऐसे आते हैं कि रात को फ़ोन 3 घंटे तक देख रहे थे, 4 घंटे तक देख रहे थे, 5 घंटे तक देख रहे थे, और उन्हें समय का पता ही नहीं चला, और रात की स्लीप डिस्टर्ब हो गई और दोपहर में उठ रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि अब जो है वो एडिक्शन वाली डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। मुझे कुछ इंसिडेंसेस याद आते हैं और मैं बड़ा इम्पॉर्टेंटली शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये ट्रीट करने का तरीका है। कैसे होता है कि एक बच्चा जो है मुश्किल से 11-12 साल का बच्चा था, और एक लोअर मिडिल क्लास से बच्चा था। उस बच्चे ने अपने पेरेंट्स को कहा कि या तो आप मुझे आज फ़ोन दिलाएंगे, नहीं तो मैं सुसाइड करूँगा। और आत्महत्या करने जैसी धमकी उसने दी। भाग्यशाली समय रहा कि उस समय पे उसको किसी ने सलाह दी कि डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए, और मैं उस बच्चे से बात की। मैंने, इट टुक मी सम टाइम, मुझे थोड़ा समय लगा, पर उससे मैंने नेगोशिएशन किया कि तुम ये फ़ोन जो है मिल जाएगा तुम्हें, पर फ़ोन का कितना यूज़ करोगे, कैसे करोगे, वो उसको एजुकेट किया। उसने माना कि हाँ चलो फ़ोन मिल जाएगा तो मैं ऐसा तो नहीं करूँगा, पर आगे के लिए फिर हमें तो नेगोशिएशन करके फिर उसके बाद हमने उसको दवाइयाँ दी।
कुछ दवाइयाँ दी जिससे उसका जो एडिक्शन पोटेंशियल है, उसके ब्रेन का जो एडिक्शन है वो थोड़ा कम हो जाए, और उसके साथ उसके पेरेंट्स को एजुकेट किया कि हमें इसको फ़ोन कितना लिमिटेड समय के लिए देते हैं। लिटरेचर वो कहता है कि 1 घंटे से ज़्यादा हमें समय फ़ोन बच्चों को देना ही नहीं चाहिए, वो उसको एडिक्शन बढ़ाने की संभावना बढ़ जाती है। मैम, आप लोगों की तरफ से, स्कूल्स की तरफ से भी तो कुछ स्टेप्स उठाए जाते होंगे ना, ताकि प्रैक्टिकली कुछ स्टेप्स उठाए जाते होंगे ताकि कुछ तो नियंत्रण रहे। स्कूल में भी बच्चा काफ़ी वक्त बिताता है। देखिए, अगर स्कूल की हम बात करें, स्कूल में जाहिर सी बात है बच्चे को बहुत सारे लोग मिलते हैं, उसके दोस्त होते हैं, उसके साथ टीचर्स होते हैं, तो उसके साथ एक ह्यूमन इंटरेक्शन का जो लेवल होता है वो बहुत बढ़ा हुआ होता है। तो वहाँ पर वैसे भी स्कूल्स में मोबाइल परमिटेड नहीं होते। हाँ, कुछ बच्चे जो कि दूर से आते हैं या जो खुद से ट्रैवल करते हैं, वहाँ के पेरेंट्स स्पेशल परमिशन लेकर बोलते हैं कि भाई हमारे बच्चे को मोबाइल लाने दिया जाए। उस केस में सिंपल सा रूल होता है कि आपका बच्चा ला रहा है तो वो पेरेंट की एप्लीकेशन पर परमिटेड होगा, और उसके बाद वो मोबाइल क्लास टीचर के पास डिपॉजिटेड रहेगा। पर साथ में हमने ये चीज़ बहुत ज़रूरी महसूस की कि यहाँ पेरेंट को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके चलते हमने सोशल मीडिया पॉलिसीज़ भी बनाई हैं, और वो सोशल मीडिया पॉलिसी ऐसा नहीं है कि बड़ा सा लंबा सा डॉक्यूमेंट है, वो एक क्विज़ की तरह से है। जैसे बच्चा कितने समय यूज़ कर रहा है, किन वेबसाइट्स को यूज़ कर रहा है, उसके पासवर्ड क्या है, किन बच्चों, अगर वो ऑनलाइन गेम खेल रहा है तो क्या कौन से गेम्स हैं वो खेल रहा है। मतलब पेरेंट्स को, आपको लगता है, जानकारी होनी चाहिए? बिल्कुल, ये जानकारी अगर पेरेंट्स के पास नहीं है तो फिर वो किसी भी चीज़ के लिए वो तैयार नहीं होते हैं, और जो एकदम से जब उनके सामने आती है तो कई बार पेरेंट खुद हैरान रह जाता है कि अरे मैंने तो सोचा नहीं था कि बच्चे का इस लेवल तक परेशानी में आ जाएगा। लेकिन मैम, आपको लगता है कि अब स्कूल्स को, पेरेंट्स को भी ट्रेन करना पड़ेगा? पेरेंट टीचर मीटिंग में बच्चों की बात ही होगी, पेरेंट्स की भी बात होगी कि उनको भी ट्रेन किया जाए कि आपको कैसे डिजिटल एडिक्शन बच्चों में रोकनी है। बिल्कुल, हम एज ए स्कूल अगर हम बात करें, हम कोशिश करते हैं कि इस तरह के सेशंस किए जाएं, पर सैड पार्ट ये है कि हर किसी को लगता है कि वो डिजिटल सिटीज़नशिप के बारे में और इसमें किस तरह से उन्हें अपनी चीज़ें करनी है इसके बारे में वाकिफ़ है। तो मान लीजिए अगर कोई हम सेशन करते हैं और लगभग हम 500 लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, तो 100-150 भी आ जाएं तो भी वो बड़ी बात हो जाती है। तो कहीं ना कहीं लोग इसको उतना सीरियस नहीं लेते हैं। वो कहते हैं ना कि जब तक आपके खुद के घर में आग नहीं लगती तब तक आप दूसरे के घर की आग बुझाने के बारे में सोचते भी नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि जैसे इस कोई भी केस होता है तो उसमें सबसे पहले जो बदलाव के सिम्टम्स होते हैं, टीचर्स बहुत जल्दी या फ्रेंड्स बहुत जल्दी नोट करते हैं कि ये चेंज हो रहा है। आपको भी तो ऐसे केसेस आते होंगे जहाँ आपको लगता होगा कि दिस इज एन इमरजेंसी, हमको इसमें कोई कदम उठाना है, तो पेरेंट्स को रीच आउट करते हैं। बिल्कुल, इस चीज़ में हम बिल्कुल भी देरी नहीं करते। हम अपने एंड से बच्चों को काउंसलिंग करने की कोशिश करते हैं, और जहाँ पर हमें लगता है कि उसे और ज़्यादा डिटेल प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेते हुए हम उनको वो भी रेकमेंड करते हैं। जी, लेकिन वही बात है कि जिम्मेदारी पेरेंट्स को सामाजिक जिम्मेदारी के तौर पर इसको देखना उनके द्वारा बहुत ज़रूरी है। लेकिन डॉक्टर शेखावत, आपने भी एक बात कही थी कि जो केस आपने बताया कि उसमें हमने मेडिसिन भी दी और बच्चों को रिलीफ भी हुआ उससे। तो क्या ये डिजिटल एडिक्शन सिम्टम्स ऐसे क्या होने चाहिए, किस लेवल पर पेरेंट्स को अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब इसको आपको डॉक्टर या मेडिकल सहायता लेनी पड़ेगी एक्सपर्ट की? अगर उनको लगता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, ड्यूरेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है कि वो किस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहा है। जैसे गेम्स होते हैं, गेम्स कुछ ऐसे गेम स्पेशली बनाए जाते हैं जो बच्चों को स्टिमुलेट करते हैं, उनको थ्रिल्स का, उनमें क्यूरोसिटी होती है, उनमें रिवॉर्ड्स होते हैं। तो वो रिवॉर्ड्स, क्यूरोसिटी और थ्रिल्स सब मिलकर ऐसी एंगेजिंग होती हैं कि वो उसमें उलझते ही जाते हैं। तो कितनी देर तक उसको यूज़ कर रहे हैं, किस तरह का गेम यूज़ कर रहे हैं, उसको हमेशा उसके लिए अवेयरनेस रहना होगा। तीसरा ये है कि बच्चे को कहा उन्होंने कि फ़ोन रख दीजिए, 1 घंटा हो गया है, और बच्चा उसके बाद भी अनसुना कर रहा है और उसको और खींचने की कोशिश कर रहा है। तो कई बार पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होकर उससे फ़ोन खींचते हैं या फिर उसको फोर्सफुली शट डाउन करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चे का जो इमोशनल रिएक्शन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बच्चा उस टाइम पे रोने लगा, अगर बच्चा बहुत गुस्सा कर रहा है, इरिटेट हो रहा है, और कभी कभी बच्चे, ऐसा भी मैंने देखा है, हमारे पास आते हैं केसेस कि फ़ोन लिया तो बच्चा एग्रेसिव होकर हिट करने लगा। ये सब चीज़ें इंडिकेट करती हैं अगर स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, अगर खाने पीने का ध्यान नहीं दे रहा है, अगर उसके मूड में सिग्निफिकेंट चेंज होता है, बदलाव होता है फ़ोन को लेने पर, और फ़ोन एक ऐसा है जिसकी एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो जो बच्चे वल्नरेबल हैं,
जिन परिवारों में कोई ना कोई नशा करता है, उस परिवार में जो बच्चे हैं वो वनरेबल होते हैं, उनको रिस्क रहता है डिपेंडेंट होने का मोबाइल पर। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। रिसर्च है जो ये प्रूव भी करती है? बिल्कुल करती है। कुछ बच्चे होते हैं जिनका कंपल्सिव सर्किट, जिसको ब्रेन का न्यूरोबायोलॉजिकल सर्किट है, न्यूरल सर्किट्स हैं, वो इनहेरिटेंस होता है उनका। ये गेम्स डेवलप करने वाले लोग इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि किस तरह से बच्चों को ज़्यादा एंगेज करना है। दोनों की तरफ से फाइनल टिप लेना चाहेंगे? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर केयर एंड कम्युनिकेशन। टाइम डिसाइड करना कि भाई 1 घंटे का समय है, इसमें आपको जो भी देखना करना है, जो भी करना है वो आप करिए, उसके बाद मोबाइल नहीं यूज करेंगे। और खुद भी एग्जाम्पल रोल मॉडल जब तक पेरेंट खुद नहीं बनेगा तब तक ये पॉसिबल ही नहीं है कि बच्चा मोबाइल से दूर हो। और दूसरा कम्युनिकेशन, कि अगर बच्चे को कभी भी ये डर नहीं लगना चाहिए कि अगर मैं अपने पेरेंट्स से कुछ बोलूँगा या उन्हें कुछ मेरे बारे में मालूम पड़ेगा तो वो मेरे को लेकर बिल्कुल ऐसा रिएक्शन देंगे, they won't accept me. That fear of judgment should never be there with the child. All right, डॉक्टर साहब। तो मैं बहुत इंपॉर्टेंटली कहना चाहता हूँ कि कभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग की ज़रूरत नहीं है। उनके साथ एक कम्युनिकेशन ऐसा एस्टेब्लिश करें कि उनको अपनी समस्याएं कन्वे करने में वो उनको तकलीफ़ ना हो। और बहुत ज़रूरी है कि माँ बाप अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम बिताकर उसके साथ भावनात्मक जुड़ाव को बनाकर रखें, ताकि वो उस डिजिटल वाले जुड़ाव और वो वर्चुअल वर्ल्ड जो है उसमें ना जाए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको लेकर कदम उठाने की कोशिश इस वक्त उम्मीद की जा रही है कि ज़रूर की जाए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ साइबर अलर्ट में जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो आपने सुनी एक्सपर्ट्स की बात। मसला गंभीर है और कदम भी हमें आपको मिलकर ही उठाना होगा ताकि हालात अनियंत्रित ना हो। आप अपने विचार हमारे साथ भी साझा कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है cyberalert.ednews@gmail.com। तो अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे आपको साइबर अलर्ट करने के लिए और देश को साइबर सेफ रखने के लिए। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद। साइबर अलर्ट के प्रायोजक थे केंद्रीय गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।